गर्मी में देवरानी जेठानी को शहर से अच्छा लगा गांव। रागिनी और शिवानी बालकनी में खड़ी चाय पी रही होती हैं। देवरानी जी, आपको वो दिन याद है जब हम शादी के बाद पहली बार कुछ दिनों के लिए गांव गए थे? हाँ जेठानी जी, और मुझे ये भी याद है कि हमने कैसे गांव को बचाया था। आज से 8 साल पहले रागिनी और शिवानी अपने गांव के खेत में डंडा लिए खड़ी होती हैं। उनके सामने सरपंच, पूरा गांव और एक बड़ा बिल्डर अपने साथ पेड़ काटने की मशीनें लिए खड़ा होता है। सरपंच जी, ये औरतें हमें हमारा काम करने से रोक रही हैं। बहुओं, मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मैंने इन्हें हमारे खेतों में काम करने की इजाजत दी है, तो तुम इन्हें रोक क्यों रही हो? सरपंच जी, क्योंकि डबल पैसों के लालच में आप लोग इसे अपनी जमीन तो दे रहे हैं, पर जब ये यहाँ इंडस्ट्री बैठाएगा तब पूरे गांव की सुख शांति खत्म हो जाएगी। शहर से अच्छे हमारे गांव की हालत शहर से भी बुरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आपकी जमीनों के 4 गुने दाम देने के लिए भी तैयार हूँ। ये आदमी छोटी छोटी बातों पर जमीनों के दाम बढ़ाते जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी जमीन के 4 गुने दाम ये देगा? और जरा आप लोग खुद सोचिए, आपकी जमीनों में उगे अनाज से न जाने कितने लोगों का पेट भरता है। उस जमीन को अगर आप इसे बेच देंगे तो देश का क्या होगा? बहुओं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर गांव में फैक्ट्री खुलेगी तो गांव के बच्चों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को ये नौकरी दे देगा? आप लोग किसान हैं, अन्नदाता है, जमीन आप लोगों की माँ है। इस बात को आप भूल क्यों रहे हैं? सरपंच जी, आप क्यों इनकी बातें सुन रहे हैं? आदमियों, इन औरतों को इनके घर भेजो। लाडले देख, बात ये है कि अब यहाँ से मेरी बहुएं नहीं, तू जाएगा। सरपंच जी, आपने अपनी जमीन देने का वादा किया है, मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा तो तू जरूर, या तो अपने पाँव पर जाएगा या 4 कंधों पर जाएगा। अब सोच ले कैसे जाएगा। उस आदमी का मुंह देखने लायक था। जाते जाते उसने कहा था कि मैं बदला लूंगा। आज 8 साल हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई। काश हम भी गांव जाकर रह पाते। हाँ, शहर में तो बस भाग दौड़ ही है, पर अब क्या करें, रोजगार की वजह से शहर आकर रहना पड़ रहा है। चलिए, अब घर के काम भी करने हैं, सिर्फ गांव के सपने देखने से काम नहीं चलेंगे। रागिनी और शिवानी घर के अंदर चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रागिनी और शिवानी दोपहर की तेज धूप में स्कूल से छुट्टी हुए अपने बच्चों के साथ स्कूल के गेट पर खड़ी होती हैं। हम आधे घंटे से स्कूल के बाहर क्यों खड़े हैं? घर चलिए ना, बहुत तेज धूप लग रही है। बच्चों, हम अपना पर्स लाना भूल गए हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या, जिससे हम ऑटो करके घर जा सके? नहीं चाची, हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे? बच्चा, तुम्हें इतने पैसे दिए जाते हैं, थोड़े पैसे बचाना सीखो, सेविंग्स किया करो। देवरानी जी, ऐसा करते हैं, घर तक के लिए ऑटो रिक्शा कर लेते हैं, फिर घर से लाकर ऑटो रिक्शा वाले को दे देंगे। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। रिक्शा, रिक्शा। शिवानी और रागिनी की आवाज सुनकर ऑटो रिक्शा वाला उनके पास आकर रुकता है। जी मैडम, कहाँ जाना है? भैया आप चलो, हम रास्ता बताते हैं, हमें अपने घर के दरवाजे तक जाना है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ स्टैंड तक ही जाऊंगा। चलो ना भैया, हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें घर उतार देना, हम घर से पैसे लाकर आपको दे देंगे। अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये सब गेम हम ऑटो वाले खूब समझते हैं। पहले घर तक ले जाओ, फिर पैसे मांगने पर उल्टी सीधी बातें। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे। इतना कहकर ऑटो रिक्शा वाला आगे बढ़ जाता है। मम्मी, हम लोग ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? मेरे पाँव दुख रहे हैं। लगता है आज हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। मैं पैदल घर नहीं जाऊंगी, मेरे पाँव में दर्द होता है। बेटी, सिर्फ आज पैदल चलना है, फिर हम कभी भी पैसे लाना नहीं भूलेंगे। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी बच्चों को लेकर तेज धूप में घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी और उनके बच्चे पसीने से तरबतर होकर एक बाजार में पहुंचते हैं। बहुत प्यास लग रही है, तुम लोगों के वाटर बॉटल में पानी होगा ना, देना जरा। दीदी, इनके वाटर बॉटल में तो पानी ही नहीं है। तुम लोग वाटर बॉटल में पानी नहीं रखते हो? हम तो घर आ रहे थे इसलिए वाटर बॉटल नहीं भरा। वो देखिए, वहाँ गोला, हमें गोला खाना है। वो बिना पैसे के नहीं देगा, हाँ पानी जरूर दे देगा। रागिनी गोले वाले के पास जाती है। भैया, मुझे बस थोड़ा बर्फ डालकर पानी दे दीजिए, बच्चों के लिए चाहिए, गर्मी में पैदल घर जा रहे हैं। जाइए यहाँ से, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? इतना तो पानी और बर्फ है आपके पास, दे दीजिए ना। नहीं, ये बर्फ मैंने पैसे से खरीदी है, ऐसे मुफ्त में नहीं बांट सकता। जाइए यहाँ से। रागिनी वापस शिवानी और बच्चों के पास चली जाती है। गोला वाला पानी या बर्फ देने के लिए तैयार नहीं है, चलिए यहाँ से। दोनों देवरानी जेठानी और बच्चे आगे बढ़ते हैं और एक ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचते हैं। तभी एक गाड़ी का काला धुआं चारों के चेहरे पर पड़ता है और चारों खांसने लगते हैं।
हे भगवान, एक दिन में ही तूने शहर की सारी प्रॉब्लम हमारे सामने रख दी। ना कोई मदद करता है, ना कोई पानी देता है, ऊपर से इतना पॉल्यूशन और ये कड़कती धूप। इतना कहकर चारों आगे बढ़ते हैं और किसी तरह घर पहुंचते हैं। चारों के चेहरे लाल और पसीने से भरे होते हैं। सभी थककर सोफे पर बैठ जाते हैं। सामने सोफे पर रामलाल और शारदा बैठे होते हैं। क्या हुआ बहुओं? तुम चारों का चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों है? पापा जी, हम पर्स भूल गए थे। स्कूल से यहाँ तक पैदल आना पड़ा। ऑटो रिक्शा वाले ने मदद नहीं की, गोला वाले ने पानी तक नहीं दिया, और लोग कहते हैं शहर बड़ा अच्छा होता है। अरे बहू, शहर का तो पता नहीं, पर मदद करने की आदत गांव के लोगों में बहुत होती है। जब मैं 10 साल का था ना, तब की बात बता रहा हूँ। 10 साल का रामलाल अपने हाथ में बस्ता लिए अपने दोस्तों के साथ गांव के कच्चे रास्ते से पाठशाला जा रहा होता है। तभी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा, मेरा पूरा पाँव दर्द कर रहा है। क्या हुआ भाई रामलाल? उठो जल्दी, हमें पाठशाला जाना है। भाई, मुझे उठा नहीं जा रहा है। मैं पाठशाला कैसे जाऊंगा? आज तो हमारे इम्तिहान भी है। अब मैं इम्तिहान पास कैसे करूंगा? अरे रामलाल, तू दोस्त नहीं भाई है। हम इम्तिहान देंगे और तू नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अनिलकांत, जरा हाथ लगाना। इतना कहकर सूर्यकांत और अनिलकांत रामलाल को अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और पाठशाला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी होती है गांव की दोस्ती। आज भी अगर मैं गांव चला जाऊं ना, तो वो लोग मुझे स्टेशन से कंधे पर उठाकर गांव ले जाएंगे। तभी हाथों में आइसक्रीम का डिब्बा लिए राघव और विक्रम घर आते हैं। ये देखो, हम सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। पापा, आज बहुत सही समय पर आए हैं। जल्दी आइसक्रीम दीजिए, हमें बहुत गर्मी लग रही है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आता है और आइसक्रीम खाने लगता है। हम दरवाजे के पास खड़े होकर पापा की कहानी सुन रहे थे। बहुत अच्छी लगी। ये तो लड़कों की दोस्ती है। गांव का असली प्यार मैं बताती हूँ। जब मैं 8 साल की थी, तब की बात है। 8 साल की शारदा अपनी बीमार माँ पार्वती के पास गांव के छोटे से घर में लेटी होती है। बेटी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, मैं भी हमारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। 8 साल की शारदा खिचड़ी बनाने चूल्हे के पास आती है। तभी दूसरे गांव से विजय प्रताप घर में आते हैं। पापा जी ने बताया था कि आप आने वाले हैं। आइए बैठिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अब मैं चाय नाश्ता कैसे दूं? तभी पार्वती की पड़ोसन गायत्री चाय नाश्ता लेकर घर आती है। जी, मैं शारदा की चाची हूँ, आप चाय नाश्ता कीजिए। वो आदमी 1 हफ्ते हमारे घर रहा और पड़ोसन ने उसे पता ही नहीं चलने दिया कि वो पड़ोसन है। वो यही समझता रहा कि ये मेरी चाची है और हमारी सेवा सत्कार से उसे कोई शिकायत नहीं रही। सच में? क्या गांव इतना अच्छा होता है? हाँ बच्चों, गांव सच में बहुत अच्छा होता है। भाई, गांव की तो बात ही कुछ और है। खैर, हम खाना बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार रात में टीवी देख रहा होता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि हमें ऑफिस से गर्मियों की छुट्टी मिल गई है। छुट्टियाँ तो हमें भी मिली है, हमें कहीं घूमने लेकर चलिए ना। हाँ, हमें कहीं घूमने जाना तो चाहिए, पर कहाँ जाएं? गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएं, सभी सोच ही रहे होते हैं। तभी गांव से वीडियो कॉल आता है। नमस्ते माँ पापा, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तूने कसम खाई है मेरी आरती उठेगी तभी गांव आएगा? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम सभी लोगों की टिकट मैंने कटवा दी है। जल्दी से इस गर्मी में गांव चले आओ। बहुत समय हो गया है तुम लोगों को देखे हुए, आंखें तरस गई हैं। दादाजी, हम जरूर आएंगे। हम सोच ही रहे थे कि छुट्टियों में कहाँ जाएं। इस बार हम गांव में ही छुट्टियां बिताएंगे। शिवानी और रागिनी मुस्कुराते हैं और बच्चे खुशी से उछलते हैं। हाँ हाँ, बहुत मजा। मैं तो गांव में खूब घूमूंगा। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन पूरा परिवार नए कपड़ों की शॉपिंग करने आता है और फिर अगले दिन पूरा परिवार ट्रेन में बैठकर सफर कर रहा होता है। ट्रेन में सफर करते समय झालमुरी वाला आता है। झालमुरी, झालमुरी, झालमुरी ले लो, झालमुरी। शिवानी, तुम्हें झालमुरी बहुत पसंद है ना? ले लो। अरे आप सब लोग झालमुरी ले लो। ट्रेन में मजा तो हर स्टेशन की चीज खाते पीते ही आता है। पूरा परिवार ट्रेन के सफर में झालमुरी खाते हुए सफर करता है। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन पूरा परिवार अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाता है और गांव के लोग हार माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। सूरज और पिंकी गांव के बच्चों के साथ मिलकर नाचने लगते हैं। अरे मेरे शहर के बच्चे आ गए। कैसे हो मेरे बच्चों? भैया, आपको देखे हुए कितना समय हो गया था। हाँ यार, मैं भी आप लोगों को बहुत याद कर रहा था। भाभी, पहचाना हमें? हम आपकी नंद हैं।
अरे तुम दोनों, जब हम यहाँ से गए थे तब तुम छोटी फ्रॉक पहना करती थी, अब सलवार सूट पहनने लगी। तो क्या हमेशा बच्ची ही रहेगी? अब देखना जल्दी ही इसकी शादी भी करवा दूंगी। ये छोटे छोटे बच्चे कौन हैं? ये क्यों आए हैं यहाँ पर? ये दूसरे गांव से गर्मियों की छुट्टियों में आए हैं। यहाँ ऐसा ही होता है क्योंकि तुम लोग गांव की बहुएं हो और ये गांव के बेटे, इसीलिए पूरा गांव स्वागत करने आया है। चलो अब जल्दी घर चलो। हरिया काका और रामू काका रामलाल को कंधे पर उठा लेते हैं और राघव विक्रम के दोस्त उन्हें कंधे पर उठा लेते हैं और बाकी गांव वाले सामान लेकर सभी लोग राम मोहन और प्रभावती की पुश्तैनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हमें बहुत मजा आया, हमने तो रास्ते भर डांस किया। शहर में तो कोई सही से एड्रेस नहीं बताता और यहाँ बिना जान पहचान के लोग इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। रुक जाओ बच्चों, तुम्हारी नजर उतार लेती हूँ। मीनाक्षी बहू जल्दी कद्दू लेकर आओ। मीनाक्षी कद्दू को प्रभावती के हाथ में रख देती है और राघव के हाथ में एक छुरी पकड़ाती है। राघव प्रभावती के साथ कद्दू काटता है। ये क्या किया आपने? सारे बला और नजर काट कर हमने दूर कर दिया। प्रीति, अब इसे घर के बाहर पेड़ के पास रख दे, कौवे खा जाएंगे। प्रीति कद्दू लेकर बाहर चली जाती है और पूरा परिवार घर के अंदर आ जाता है। दादी, हमें नहाना है। नहाने की जगह कहाँ है? ये गाँव है, यहाँ तो सभी नदी में नहाते हैं। चलो सभी नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। पूरा परिवार गांव की नदी के पास आता है और नदी में नहाने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो स्विमिंग पूल से ज्यादा मजा आ रहा है। ये ले, मैंने तेरे पर पानी फेंका। हाँ तो मैं भी तेरे पर पानी फेंकूंगा। वाह भाई वाह, क्या ठंडा पानी है यार, मजा आ गया। शहर में तो नदियाँ ही नहीं होती है, नदियों में नहाने का मजा सिर्फ गाँव में ही मिल सकता है। भाभी, आज तो आप लोग नहाकर घर जाकर आराम कीजिए, कल आपकी दोनों नंद आपको गांव घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानियां गांव की नदी में नहाकर अपने ससुराल वापस लौट आती हैं। इसी तरह दोपहर होती है और पूरा परिवार जमीन पर पलथी मारकर बैठता है और मीनाक्षी मिट्टी के बर्तन में सभी को खाना परोसती है। ये तो मिट्टी का बर्तन है, इसमें खाना खाऊंगी तो मेरे पेट में मिट्टी चली जाएगी। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होता। मिट्टी के बर्तन में खाना खाओगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी। ये मिट्टी का बर्तन, चूल्हे की खुशबू, जमीन पर बैठकर खाना, इतने सालों में हमने इन सब चीजों को बहुत मिस किया है और आज इतने सालों बाद गांव आकर हम दोबारा से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ी भूख लगी है, तुम लोग बात करो, मैं तो खाने चला। मीनाक्षी खिचड़ी परोसती है। वाह भाई वाह, गाँव की बनी खिचड़ी, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन में जमीन पर बैठकर खिचड़ी खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता है और रात होती है। पूरा परिवार छत पर चांदनी रात में बिस्तर लगाकर सोता है। माँ, आसमान में इतने सारे तारे होते हैं क्या? हाँ सूरज, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, पर शहर में पॉल्यूशन की वजह से ये तारे नहीं दिखते। पर तुम तो मुझे मम्मी कहते हो, आज माँ क्यों कहा? हमें दादाजी ने माँ शब्द का मतलब बताया, आज से हम आपको माँ ही कहेंगे। मम्मी मम्मा सब ठीक है, पर माँ शब्द में असली रिश्ता समझ में आता है। बुजुर्गों की कहानियां सुनते हुए पूरा परिवार चांदनी रात में सो जाता है। अगले दिन रागिनी और शिवानी अपनी नंदों के साथ आम के बागीचे में आती हैं। यहाँ कितने सारे कच्चे पक्के आम हैं। हमें आम के बगीचे के कच्चे पक्के आम बहुत पसंद है। भाभी, ये कच्चे पक्के आम तो हम रोज खाते हैं और आज हमने अपनी सहेलियों को भी बुलाया है। ये नीलम है और ये नेहा है। भाभी, आज हम आपको गांव के रसीले आम और मिर्च मसाले लगे हुए खट्टे आम खिलाएंगे। इतना कहकर नीलम पेड़ से कच्चे पक्के आम तोड़ती है और पेड़ के नीचे बैठकर कच्चे आमों में मिर्च मसाले मिलाने लगती है। ये किसके आम के पेड़ है यहाँ? ये कांति काकी के आम के पेड़ है। दूसरों के आम के पेड़ से आम तोड़ेंगे तो वो हमें डांटेंगे। तभी मटके में आम पन्ना लिए कांति आती है। क्यों बच्चों, क्यों डांटूंगी? मैं तो अपने शहर से आई बहू और उनके बच्चों के लिए घड़े का ठंडा आम पन्ना बना कर लाई हूँ। आम पन्ना? आम पन्ना तो मुझे बहुत पसंद है, जल्दी दीजिए। कांति सभी को ठंडा आम पन्ना देती है। वाह, इससे बढ़िया चीज तो आज तक मैंने कभी नहीं पी। दिल खुश हो गया। ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा टेस्टी है। अब से हम हमेशा आम पन्ना पियेंगे। ठीक है बच्चों, तुम आराम से खाओ पियो, खेलो और जितने आम खाने का मन हो उतने आम खाना। मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। इतना कहकर कांति चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी अपने बच्चों के साथ चटकारे लेकर खट्टे आम खाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रागिनी, शिवानी, राधिका और सुमन के साथ गांव के बाजार में आती हैं, जहां मिट्टी के घड़े, रसगुल्ले, कपड़े और बहुत सारी चीजें बिक रही होती हैं। अरे वाह, ये मिट्टी का मटका कितना सुंदर है। इसके ऊपर कितनी सुंदर कलाकारी की गई है।
मुझे तो गर्मा गर्म रसगुल्ले खाने हैं। देखो इस दुकान में बना रहे हैं। अरे वो सब ठीक है, यहाँ देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। ये गांव की स्पेशल हैंडमेड सूती साड़ी है। बेटी अगर मटका इतना पसंद आया तो ले जाओ ना, अपने घर में इस्तेमाल करना। लेना तो है, पर हमारी भूलने की आदत कहाँ जाती है। हम अपना पर्स लेकर आना भूल गए, पैसे नहीं है, इसलिए बच्चों को रसगुल्ला भी नहीं खिला रहे। अरे ये क्या बात हुई बहुओं? हाँ, पैसे नहीं है तो मटका लेकर नहीं जाओगी? हाँ, लो ये मटका, और जब बाजार आना तब पैसे दे देना। जाओ। ओ बहुओं, जरा अपने बच्चों के साथ यहाँ भी आना। दोनों देवरानी जेठानी अपने बच्चों के साथ हरिया की मिठाई की दुकान में आती हैं और हरिया सभी को गर्मा गर्म रसगुल्ले खिलाता है। हरिया काका, हमारे पास पैसे नहीं है आपके रसगुल्ले के। जब मैं 27 साल का था ना, तब मैं मेरे बेटे के पैदा होने की खुशी में तब से तुम लोगों को रसगुल्ले खिला रहा हूँ। खाओ। चाचा, कब आप 27 साल के थे और आज हमें रसगुल्ले खिला रहे हैं? तुम दोनों देवरानी जेठानी भी तो फालतू बातें कर रही हो। क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे? हाँ, अरे गांव की बहुएं रसगुल्ले खाएंगी तो क्या उनसे पैसे लूंगा? माँ, आपने हमें हमेशा फ्रिज के ठंडे रसगुल्ले खिलाए हैं, पर कभी गर्मा गर्म रसगुल्ला नहीं खिलाया। गर्मा गर्म रसगुल्ला ज्यादा टेस्टी होता है। बच्चों, मुझे भी आज पता चला है कि गर्मा गर्म रसगुल्ले इतने टेस्टी होते हैं। आज से हम गर्मा गर्म रसगुल्ले ही खाएंगे। रसगुल्ले खाकर दोनों देवरानी जेठानी अपने बच्चों के साथ दुकान से बाहर निकलती हैं। तभी शांति 2 सूती साड़ी, चूड़ी और आलता लेकर उनके पास आती है। जी, आप कौन? तुम दोनों जिस दुकान में साड़ियाँ देख रही थी ना, वो मेरी बहू की है। ये लो तुम्हारी साड़ियाँ। हमें तो कभी नहीं बुलाते फ्री में रसगुल्ले खिलाने और कपड़े देने, और यहाँ शहर की बहुएं आई हैं तो प्यार लुटाया जा रहा है। चुप कर पगली, तू तो बचपन से ही यहाँ फ्री की चीजें खाती आई है। हमारी शहर की बहुएं कुछ दिनों के लिए आई है तो हम उन्हें तोहफे ना दे क्या? नहीं नहीं, थैंक यू, हम ये साड़ी जरूर पहनेंगे। मिट्टी का सुंदर मटका और साड़ियाँ लेकर दोनों बहुएं बच्चों के साथ घर वापस लौट आती हैं, जहाँ राघव और विक्रम पूरे परिवार के साथ गांव की वेशभूषा में बैठे होते हैं। बहुओं, तुम दोनों देवरानी जेठानियों को हमारा गाँव कैसा लगा? हमारे शहर से भी ज्यादा अच्छा तो गांव ही लग रहा है। ये देखिए, हम बाजार से क्या लेकर आए हैं और ये सब हमें बिना पैसे की मिला है। मम्मी, चाची के पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमने रसगुल्ले खाए और मम्मी चाची को साड़ियाँ भी मिली। हाँ, उन्होंने हमें ये सब सामान दिया और कहा कि जब पैसे हो तब दे देना। बहुओं, अपनी नादानी में उन्हें पैसे देने मत चली जाना, वरना 2 और नए सामान पकड़ा देंगे और कहेंगे इनके पैसे बाद में दे देना। ये सब उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। ये कैसा तरीका हुआ कि पैसे देने का काम लेकर जाओ और बाद में दे दे? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अरे बेटा, ये गांव है, यहाँ कोई एहसान नहीं दिखाता, इसलिए गिफ्ट इसी तरह देते हैं। शहर में तो अगर पड़ोसन 4 मिर्च भी दे दे तो जिंदगी भर याद दिलाती है, और यहाँ गिफ्ट देने के बाद भी कोई एहसास तक नहीं होने देता। दोनों देवरानी जेठानी अपने परिवार के साथ बैठकर गांव की बातें करने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी ननदों के साथ सावन के झूले पर झूल रही होती हैं। इस टायर के बने झूले पर झूलने में कितना मजा आ रहा है। ये तो मेरा फेवरेट झूला बन गया है। हम तो यहाँ मजे कर रहे हैं और देखो, वहाँ हमारे बच्चे गांव के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सूरज गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा होता है, वहीं पिंकी गांव की लड़कियों के साथ लंगड़ी खेल रही होती है। विश्वास ही नहीं होता कि ये वही बच्चे हैं जो दिन भर शहर में वीडियो गेम खेलते थे और आज गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा और लंगड़ी खेल रहे हैं। भाभी, आइए हम लोग भी लंगड़ी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, मुझे भी लंगड़ी खेलना है, बचपन में खेलती थी। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी जमीन पर निशान बनाकर लंगड़ी खेलने लगती हैं। तभी रामलाल और शारदा वहाँ आते हैं। क्या कर रही हो बहुओं? मम्मी जी, पापा जी। बहुओं, घबरा क्यों रही हो? अरे हम भी बचपन में लंगड़ी खेला करते थे, बड़ा मजा आता है, खेलो खेलो। बहुओं, मैं तो लंगड़ी खेलने में एक्सपर्ट थी। अगर लंगड़ी ओलंपिक्स में होता तो मुझे मेडल मिलता। बहुओं, शादी के बाद मैं तुम्हारी सास के साथ लंगड़ी खेला करता था। हाँ, ये हमेशा मुझसे हार जाती थी और कहती थी मुझे मेडल मिलेगा। अच्छा, जरा आना तो एक बार, अभी भी मैं तुम्हें लंगड़ी में हरा सकती हूँ। इतना कहकर शारदा लंगड़ी खेलने लगती है। देखा, खेल सकते हो तो मेरी तरह लंगड़ी। लंगड़ी खेलते हुए शारदा गिरने लगती है। तभी रामलाल रोमांटिक अंदाज में शारदा को पकड़ लेता है। रागनी और शिवानी अपनी ननदों के साथ हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानियां अपने परिवार के साथ पूरे गांव में घूमती हैं और चूल्हे पर खाना भी बनाती हैं।
एक दिन पूरा परिवार सरसों के खेत में आता है और राघव और विक्रम अपनी पत्नियों की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। अरे शिवानी, और कितनी तस्वीरें खिंचवाओगी तुम? हाँ रागिनी, इतनी सारी तस्वीरें हो गई भाई, अब बस भी करो। नहीं, और तस्वीरें खींचो और एक फैमिली फोटो भी खींचो। राघव फैमिली फोटो के लिए ट्राइपॉड पर कैमरा लगा रहा होता है। तभी अचानक टिड्डों का झुंड आता है और बगल के खेत की फसल खाने लगता है और कुछ ही देर में खेत की लहलहाती फसल चट कर जाता है। ये टिड्डे कहाँ से आ गए अचानक? पहले तो गांव में एक भी नहीं दिखते थे। हमारे गांव में टिड्डे नहीं आते थे, पता नहीं कहां से आ गए और न जाने किस किसान की मेहनत खा गए ये। टिड्डों का झुंड गांव की फसलें खाने लगता है और इससे परेशान गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा होते हैं। भाई ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है हमें, आखिर हमारे गांव में इतने टिड्डे आए कैसे? सरपंच जी, कहीं से भी आए हो, इनका कोई उपाय ढूंढिए। गांव के 5 किसानों के खेत 2 घंटे में साफ कर दिए। पहले ऐसी कोई मुसीबत आई ही नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, अब तो लगता है कि सारे पैसे लोन भरने में चले जाएंगे। गांव की पंचायत में सभी लोग चिंता में बैठे होते हैं। रागिनी और शिवानी एक तरफ खड़ी होकर आपस में धीरे धीरे बात कर रही होती हैं। देवरानी जी, इन गांव वालों ने बस कुछ ही दिनों में हमें कितना प्यार दिया है, कितना सम्मान दिया है। हम इनके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। दीदी ये गांव के किसान हैं, इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए, पर इंटरनेट पर तो कोई न कोई उपाय जरूर होगा। हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं। इतना कहकर रागिनी और शिवानी मोबाइल में इंटरनेट पर टिड्डों के बारे में सर्च करती हैं और कुछ उपाय ढूंढ लेती हैं। सरपंच जी, हमारे पास टिड्डों को रोकने के उपाय हैं। हाँ, वो क्या उपाय है, बताओ जरा। अगर हम अपने खेतों में तेज आवाज करें, धुआं करें या फिर बबूल और गेंदा का फूल लगा दे तो टिड्डे खेतों में नहीं आएंगे और ना ही फसल बर्बाद करेंगे। ये सब तुम्हें कैसे पता? हमने अभी इंटरनेट से पता किया है। इन सब चीजों से टिड्डे तुरंत ही भाग खड़े होते हैं और आप लोग अपने खेतों पर बड़ी जाली भी लगवा सकते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जनरेटर में ठंडी और 2 थाली लगाकर आवाज करती रहने वाली एक मशीन बनाती हैं और गांव के किसानों के खेतों में लगा देती हैं। अरे वाह बहुओं, तुम्हारा आइडिया तो सच में बड़े काम का है। एक भी कीट हमारे खेत में नहीं आ रहे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कीटों को रोज बहुत सारा खाना चाहिए होता है। उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद गाँव छोड़कर चले जाएंगे। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है और कीट गांव छोड़कर चले जाते हैं। पूरा गांव दोबारा खुशियां मनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ घने जंगल में ढेर सारे गहने पहने हुए आशुतोष अपने आदमियों के साथ तंबू में बैठा होता है। कितने किसानों की जमीन खरीदी तुमने अब तक? हाँ, बहुत मुश्किल से सिर्फ एक किसान ने अभी तक अपनी जमीन बेची है। क्या सिर्फ एक किसान ने? हाँ, मैं क्या यहाँ सिर्फ एक किसान की जमीन खरीदने आया हूँ? मुझे पूरे गांव की जमीन चाहिए। पर बहुत सारे किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या टिड्डे उनकी फसल खा नहीं रहे? गांव में एक भी टिड्डा नहीं दिखाई दे रहा। शहर से 2 बहुएं आई हैं, उन्होंने टिड्डों से बचने के अलग अलग उपाय निकाले हैं। शहर से आई 2 बहुएं मेरा आइडिया फ्लॉप नहीं करवा सकती हैं। मुझे गांव के लोगों की जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। गांव में 5 किसानों की फसल टिड्डे खा गए, पर सिर्फ एक किसान ने जमीन बेची। बाकी किसान कह रहे हैं कि अनाज ही है, हम दोबारा उगा लेंगे, इसमें जमीन बेचने की क्या बात है। अच्छा, तो फसल खराब करने से बात नहीं बनेगी? कोई बात नहीं, मैं जमीन ही खराब कर दूंगा, फिर तो अपनी जमीन बेचेंगे ये लोग। बिल्कुल, लेकिन हमें क्या करना है? गांव की नदी में केमिकल मिला दो। जैसे ही कोई नदी के पानी से अपने खेत को सींचेगा, खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह रात होती है और आशुतोष अपने आदमियों के साथ गांव की नदी में केमिकल मिला देता है और अगली सुबह गांव के किसान अपने खेतों में पहुंचते हैं। आज तो मैं अपना पूरा खेत सींच दूंगा, रोज रोज बाजार छोड़कर खेत नहीं आ सकता। इतना कहकर रामू मोटर चालू करता है और पूरे खेत की सिंचाई करता है और अपने घर चला जाता है। इसी तरह दोपहर होती है। पूरा गांव रामू के खेत के बाहर इकट्ठा होता है, जहां रामू का खेत सूखा बंजर हो जाता है और कई कीड़े मकोड़े मरे हुए जमीन पर पड़े होते हैं। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो, मेरी जमीन खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? अरे लेकिन आखिरकार ये हो क्या रहा है? गांव के किसानों की जमीन अचानक खराब कैसे हो रही है भाई? क्या मतलब सरपंच जी, और भी किसानों की जमीन खराब हुई है? हाँ बहू, कल जिसने अपने खेत की सिंचाई की है, 5 घंटे के अंदर अंदर
उनके खेत की मिट्टी से बदबू आने लगी। तभी कीड़े मकोड़े मर गए और पूरा खेत का सत्यानाश हो गया। इसका क्या मतलब हो सकता है दीदी? ऐसा क्या हो सकता है? इसका पता तो नहर के पास जाकर ही चलेगा। शिवानी और रागिनी नहर के पास आती हैं, जहाँ एक कोने में कई मरी हुई मछलियाँ पड़ी होती हैं। देवरानी जी, इस पानी में कुछ गड़बड़ है, तभी सारी मछलियाँ मर गई हैं। जेठानी जी, जल्दी चलिए, सरपंच जी को ये बात बताते हैं ताकि गांव वाले इस पानी से अपने खेत सींचना बंद कर दे। इतना कहकर दोनों बहुएं वापस रामू के खेत में आती हैं, जहाँ रामू पीटर और शिवम से बात कर रहा होता है। देखिए, हमें पता है कि आपकी जमीन खराब हो गई है और हमारे बॉस किसी भी गरीब को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए वो आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। भला हो आपके बॉस का, मैं आप लोगों को अपनी जमीन बेचने को तैयार हूँ। देवरानी जी, ये वही आदमी है ना जिसने कल ही उस किसान के खेत को खरीदा था? हाँ देवरानी जी, पर जमीन खराब होने के आधे घंटे के अंदर इन लोगों को खबर कैसे पड़ जाती है और ये लोग तुरंत पैसे लेकर कागजों के साथ किसान के पास कैसे पहुंच जाते हैं? दीदी, जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका पीछा करते हैं, तभी सच्चाई पता चलेगी। इतना कहकर रागिनी और शिवानी चुपके से शिवम और पीटर का पीछा करने लगती हैं और घने जंगल में उनके तंबू के पास पहुंचकर छिपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। बॉस, आज हमने 5 किसानों की जमीन खरीद ली है। ये आइडिया किसानों की जमीन खराब करने का बहुत ही अच्छा है। इसी तरह मैं सभी किसानों की जमीन खरीद लूंगा और इस गांव की जमीन में पाए जाने वाला क्रूड ऑयल ब्लैक मार्केट में बेचकर इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। देवरानी जी, हमें ये बात तुरंत सरपंच जी को बतानी पड़ेगी, वरना ये आदमी पूरे गांव का हुलिया बदल कर रख देगा। इतना कहकर रागिनी और शिवानी गांव की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी उनकी पायल की आवाज आशुतोष सुन लेता है। नालायकों, तुम्हारा पीछा करते हुए कोई यहाँ आ गया है, जल्दी बाहर देखो कौन है, उसे पकड़ो और खत्म कर दो। शिवम और पीटर बाहर आते हैं और दोनों देवरानी जेठानी को दौड़ाने लगते हैं। वहीं रागिनी और शिवानी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। देवरानी जी, जल्दी भागिए, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो गांव बच नहीं पाएगा। ए, रुक जाओ और खबरदार, जो किसी से कुछ भी कहा हम तुम्हें जान से मार देंगे। इन्हें तो अभी सबक सिखाती हूँ मैं। रागिनी दौड़ते हुए जमीन से एक पत्थर उठाती है और मधुमक्खियों के छत्ते पर मारकर भाग जाती है और मधुमक्खियाँ पीटर और शिवम पर हमला कर देती हैं। अरे शिवम, जल्दी से भाग यहाँ से, वरना ये मधुमक्खियाँ में काट लेंगी। अरे ये दोनों तो बड़ी चालाक निकली रे, कितनी चालाकी से बच गई। मधुमक्खियाँ शिवम और पीटर को काटते हुए उन्हें तंबू तक भगा देती हैं और तंबू में घुसकर तीनों का बुरा हाल कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रागिनी और शिवानी अपने पूरे परिवार और गांव वालों के साथ आशुतोष के तंबू के पास पहुंचती हैं। सरपंच जी, यही वो आदमी है जिसने गांव में टिड्डे छोड़े थे और अब इसने गांव के पानी में भी कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से गांव के किसानों की जमीन खराब हुई है। और ये सब हमारी गांव की जमीन में पाए जाने वाले क्रूड ऑयल की वजह से कर रहा था। इस पर सरकार का अधिकार होता है। इन्हें तो सबक कानून सिखाएगा और हमारी जमीन में पाया जाने वाला महंगा तेल सरकार को ही मिलेगा। सरपंच आशुतोष और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले कर देता है और गांव सरकार को क्रूड ऑयल देने लगता है, जिससे गांव की काफी उन्नति होती है। गांव की उन्नति की खुशी में आज पूरा गांव चांदनी रात में आंगन में बैठा होता है। बहुओं, आज पूरा गांव लिट्टी चोखा और मट्ठे की पार्टी करेगा, वो भी गांव के स्टाइल में, और हम अपने पुराने अंदाज में गांव की महफिल भी बैठाएंगे, बड़े पर्दे पर सिनेमा लगाकर। गांव की बहुएं लकड़ी जलाकर लिट्टी चोखा बनाती हैं, वहीं शारदा और मीनाक्षी सभी के लिए दही का मट्ठा बनाती हैं और बड़े पर्दे पर सिनेमा लगाया जाता है। भाई, शहर से अच्छा गांव ही है। ये माहौल, ये महफिल किसी पार्टी या फंक्शन में नहीं बन सकता जो आज की शाम गांव में बनी है। ये लिट्टी चोखा, मट्ठा और ये पुराने अंदाज में पिक्चर देखना हमें वो दिन याद दिलाते हैं जब हम जिंदगी काटते नहीं थे, जिंदगी जीते थे। गांव में आज भी कोई जिंदगी काटता नहीं है, जिंदगी जीता है। यही गांव की खासियत है। इसी तरह दिन बीतते हैं और गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। आज दोनों देवरानी जेठानी अपने पूरे परिवार और गांव वालों के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। बहुओं, फिर कब आओगे हमारे गांव? अब तो हम हर गर्मियों की छुट्टी में गांव आएंगे। गांव से हमें जैसा प्यार मिला है उतना प्यार हमें कहीं नहीं मिल सकता। बहुओं, मुझे वो दिन याद है जब तुमने उस दिन बिल्डर से हमारे गांव को बचाया था और आज एक बार फिर तुमने हमारे गांव को बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं और तुम्हारे दोबारा आने का इंतजार करेंगे। दोबारा जरूर आना बहू। गांव वाले दोनों देवरानी जेठानी को विदा करते हैं और दोनों अपने परिवार के साथ शहर लौट जाती हैं और एक लंबा इंतजार फिर से शुरू हो जाता है।